Hello, good morning. So let's start with our first question. The ability of the poet. एक कवि की जो एबिलिटी होती है वो इंस्पायर्ड गिफ्ट होती है गॉड की। रेयरली बिस्टो जो मतलब मुश्किल से ही प्रदान की जाती है। हु सैड किसने कहा? ये लाइन मिल्टन ने बोली है। मतलब मिल्टन के कहने का मीनिंग ये था कि जो उसकी योग्यता होती है ना, एक कवि में जो एबिलिटी होती है वो भगवान का इंस्पायर्ड गिफ्ट होती है। रेयरली बिस्टो मतलब जो मुश्किल से ही किसी को दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि हर कोई कभी नहीं बन सकता ना, तो इस सेंस में बोला है मिल्टन ने। नेक्स्ट, मोलोज इज़ द हॉरिड किंग बिस्मियर्ड विद ब्लड ऑफ। जो मोलोज है वो हॉरिड किंग है, तो वो किस में बिस्मियर्ड है मतलब लिप्त है विद ब्लड ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस। जो मानव का सेक्रीफाइस है ना, उसके ब्लड से वो लिप्त है। ये हमें याद रखना है। एक रिवेल एंजल था ना मोलोज, तो याद रखना है बस। नेक्स्ट, हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल। तो सबसे आखिर में कौन आया फॉलन एंजल की लाइन में? तो जो फॉलन एंजल हैं वो वाले एंजल होते हैं जिनको एक्सपेल कर दिया गया था हेवन से निकाल दिया गया था। तो सबसे लास्ट में जो आया है, जिसको सबसे लास्ट में मतलब माना गया है, वो बिलाल है। याद रखना है। हुड सन इज कॉमस। कॉमस किसका बेटा है? कॉमस है बैकस एंड सर्सी। बैकस और सर्सी का बेटा है, याद रखना है। और जॉन मिल्टन का पोएटिक वर्क है ये, 1634 में आया था, पब्लिश हुआ था एनिमसली इन 1637। और ये तो आपको बता ही दिया किसका बेटा है, बैकस और सर्सी का है। और कॉमस के बारे में, कॉमस जो है एक एनिसेंट ग्रीक एंड रोमन गॉड है। किसका? रिवेलरी का। अगर ये क्वेश्चन भी आता है कि कॉमस को जैसे वो आता है ना, किसका प्रतीक मतलब माना गया है, तो वो आएगा एक एनिसेंट ग्रीक एंड रोमन गॉड ऑफ रिवेलरी, कॉमस। और ये इट वाज परफॉर्म्ड बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। किसके सामने परफॉर्म किया गया था ये कॉमस को? अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और जो ये कॉमस एक मास्क है, प्रेजेंट किया गया था लुडलो कासल में। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन विच पोएम डच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। किस में आता है ये स्टेटमेंट? सोलिट्यूड मतलब जैसे एकांत, समटाइम्स इज़ बेस्ट सोसाइटी, कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होती है। कहने का मीनिंग ये है कि कभी कभी हमें जैसे किसी से बात करने का मन नहीं होता, अकेले रहने का मन होता है, तो ऐसे ही इस सेंस में बोला है कि कभी कभी सोलिट्यूड भी ना सबसे अच्छी सोसाइटी मानी गई है। मतलब कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम अकेले बैठ के चीज़ों का मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो ये लाइन कहाँ पे आएगी? ये लाइन है ये पैराडाइज लोस्ट में। पैराडाइज लोस्ट की बुक 9 की लाइन है ये। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। इन 1823 व्हाट वर्क डिड मिल्टन रोड। 1823 में मिल्टन ने कौन सा वर्क लिखा है? मिल्टन ने लिखा है डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना। ओके, लिखा तो ये रिटन इन 1823, पब्लिश हुआ था ये 1825। और इसके बारे में ना एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी पॉपुलर है, मतलब प्रीवियस ईयर में आया है कि डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज ब्रिगेड। ओके, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है। मैं अपनी लाइन रिपीट कर रही हूँ एक बार और। डी डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ पैराडाइज ब्रिगेड। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ। हाउ सून हैड टाइम मतलब समय कितनी जल्दी चला जाता है। द सटल टाइम थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज बिंग माई 3 and 20 ईयर। द अबव लाइन अकर इन। हमें ये बताना ये लाइन कहाँ पे आई है, तो ये लाइन है ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23। ये मिल्टन का सोनेट है, सोनेट नंबर 7। ओके, स्पीकर ना उसमें लैमेंट कर रहा है इन लाइनों में। लैमेंट मतलब विलाप कर रहा है कि मतलब वो कह रहा है कि हाउ सून हैड टाइम मतलब हाउ क्विकली टाइम्स, जैसे मतलब समय कितनी जल्दी चला जाता है। और वो क्या कर रहा है, एक थीप से कंपेयर कर रहा है। एक चोर है जो जिसने क्या कर लिया है, दैट रोब्स पीपल ऑफ देयर यूथ, मतलब उसके जो सबसे अच्छे यूथ के देश थे ना, वो एकदम क्विकली चले गए हैं। और उसने क्या कर लिया, हैज स्टोलन हिज 23 ईयर। मतलब वो थीप से कंपेयर करके बोल रहा है कि उसने उसके थीप ने क्या कर लिया है, उसके 23 साल चुरा लिए हैं। मतलब उसके 23 साल चले गए। हिज डेज पास स्विफ्टली इन ए रस, मतलब बहुत जल्दी में चले गए। येट ही हैज़ नॉट प्रोड्यूस्ड
उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया है एनीथिंग सब्सटेंशियल, मतलब कुछ भी ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट सा उसने कुछ नहीं वर्क किया है, ना ही कुछ लिखा है, ना ही कुछ उसने प्रोड्यूस किया है, और उसके 23 ईयर्स लाइफ के चले गए। इस तरह से वो मतलब कंप्लेन कर रहा है, लैमेंट कर रहा है, एक्चुअली कंप्लेन भी नहीं कर रहा, लैमेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन, जो ओड है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी वो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो वो शुरू हुआ था क्रिसमस डे 1629, याद रखना है। जो मतलब ये लिखा गया था, ये रिटन बाई मिल्टन, ये तो पता चल रहा होगा आपको, ओड इन 1629। और जो ये पब्लिश हुआ था, ये भी याद रखना है, पब्लिश हुआ था इन हिज पोएम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन 1645। ओके, समझ गए ना आप? जो शुरू हुआ था विगन ऑन क्रिसमस डे 1629, और जो पब्लिश हुआ था इन हिज पोम ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन 1645। इसमें जो ये जो पोम है, मतलब जो ये ओड है, इसमें डिस्क्राइब करते हैं मिल्टन क्रिस्ट का इनकारनेशन, मतलब उनका अवतार, और कैसे मतलब उनको कनेक्ट करते हैं इसमें कि कैसे उनको सूली पे चढ़ा दिया था क्रिस्ट को, मतलब ईसा मसीह को, उनके अवतार का ही इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु सेड मिल्टन वाज अ पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, ये क्वेश्चन पहले भी आया है, लेकिन पहले ये था कि मिल्टन वाज द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर, कि मिल्टन किसका मतलब अपना किसके पोएटिकल सन माने जाते हैं, तो वो तो स्पेंसर के माने जाते हैं। लेकिन ये बात कही किसने है, हमें ये याद रखना है, ये बात बोली है जॉन ड्राइटन ने, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इन हिज प्रीफेस टू फैबल्स एनिशिएंट एंड मॉडर्न, ये उनका प्रीफेस था, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। इन हिज प्रीफेस टू फैबल्स एनिशिएंट एंड मॉडर्न पब्लिश इन 700, जॉन ड्राइटन रेफर्स टू मिल्टन एज द पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ओके, जॉन ड्राइटन रेफर करते हैं मिल्टन को पोएटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। हु सेज अबाउट एलिजाबेथन पीरियड, इसने एलिजाबेथन पीरियड के बारे में मतलब कौन कहता है? ए नोबल एंड प्यूसेंट नेशन राउजिंग हरसेल्फ लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, मतलब खुद ही उठ रहा है, एक ऐसा नेशन है नोबल, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक स्ट्रॉन्ग मैन की तरह, आफ्टर स्लीप, सोने के बाद, एंड शेकिंग हर इनविजिबल लॉक, और शेक कर रहा है अपने इनविजिबल लॉक्स को। ये किसने बोला है? जॉन मिल्टन ने बोला है। ये मिल्टन के शब्द है, मिल्टन्स के वर्ड में वो देखते हैं वे हम देखते हैं कि इंग्लैंड जो है, उन्होंने मतलब इंग्लैंड को बोला है ना, यहाँ पे नेशन जो सिम्बोलाइज किया है वो इंग्लैंड को किया है। उन्होंने मतलब यही बोला है कि एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है वो, जो जैसे नींद के बाद खुद को एक मजबूत आत्मा की तरह, जैसे हम नींद के बाद एकदम से रिन्यूड हो जाते हैं ना, हमारे स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, सोने के बाद हमारी सारी थकान चली जाती है, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने इसकी कंपेयर की है। एक महान और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा है जो नींद के बाद खुद को एक मजबूत आदमी की तरह जगा रहा है, मतलब इस तरह से बोला है जॉन मिल्टन ने। ओके, एलिजाबेथन पीरियड के बारे में। वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेशियो एंड हैमलेट स्टडी, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसमें होरेशियो और हैमलेट ने स्टडी की थी? वो थी विटनबर्ग यूनिवर्सिटी। हैमलेट वहाँ पे स्टडी ही कर रहा था जब उसको पता चला था कि उसके फादर का मतलब उसके फादर की डेथ हो गई। हैमलेट ने और होरेशियो उसका फ्रेंड था, हैमलेट में पता होगा आपको। तो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में उसने स्टडी की थी ना, तो स्टडी करने के बाद वो काफ़ी मतलब उसने काफ़ी पढ़ाई की थी, तो पढ़ाई करने के बाद ना लोग रीजनेबल हो जाते हैं, वो कुछ भी डिसीजन मेकिंग से पहले बहुत सोचते हैं, तार्किक डिसीजन लेते हैं। तो इसी वजह से मतलब हैमलेट जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा था, क्लाउडियस को मारने में भी उसने काफ़ी टाइम लगा दिया, जो उसकी खुद ही दुख मतलब उसकी खुद की मौत का कारण ही बन गया बाद में, कि उसने क्लाउडियस को नहीं मारा, उसको टालता रहा, समझ नहीं पा रहा था। तो बस हमें याद रखना है कि कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने होरेशियो ने हैमलेट ने स्टडी की है? विटनबर्ग से। हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर, किसकी स्कल को हैमलेट डिस्कवर करता है? इन द चर्चयार्ड में। चर्चयार्ड तो आपको पता ही है, मतलब जहाँ पे दफनाए जाते हैं डेड बॉडी। तो हुज स्कल, किसकी स्कल को वो मतलब जैसे मतलब स्कल तो आपको पता ही है, कोई मनुष्य के सर की अस्थि
या संरचना, या आप इसको मतलब खोपड़ी कह सकते हैं, तो किसकी मिलती है उसको चर्चयार्ड में? किसकी डिस्कवर की थी उन्होंने, किसकी खोज की थी, मतलब क्या मिला था उन्हें? हैमलेट को। तो हैमलेट को जो उनका फॉर्मर कोर्ट का जेस्चर था उसकी मिली थी। आपने नाम सुना होगा, मैंने जब एक बार एक वीडियो में हैमलेट के करैक्टर बताए थे तो मैंने वहाँ पे एक करैक्टर बताया था योरिक। हैमलेट क्या करता है, वो उठा लेता है वहाँ पे एक स्कल, और जो वहाँ पे ग्रेव डिगर्स होते हैं, ग्रेव डिगर मतलब जो कब्र को खोदते हैं, ग्रेव डिगर्स का मतलब तो वही हुआ ना, तो वो उसको बताते हैं कि जो स्कल है, ये जो मतलब ये जो खोपड़ी उठाई है आपने, वो बिलोंग करती है टू योरिक, योरिक से बिलोंग करती है, जो किंग हैमलेट का क्या था, जेस्चर था। जब वो हैमलेट बच्चा था ना, तब वो जानता था योरिक को, तो वो ना ये सुन के ना एकदम स्तब्ध हो जाता है, अचंभित सा हो जाता है, उसको ख़राब लगता है सुन के, मतलब ये देख के खोपड़ी को, समझ गए ना? मतलब उसकी खोपड़ी मतलब मर गया था ना योरिक काफ़ी समय पहले, तो अब लास्ट में उसकी जो अस्थियाँ बची थी वो उनको देख रहा था हैमलेट, उसको ढूंढ लिया था उसने चर्चयार्ड में। तो उसको ग्रेव डिगर्स बताते हैं कि ये जो स्कल है इट बिलोंग्स टू, ये किससे बिलोंग करती है, योरिक, जो उनका फॉर्मर कोर्ट का जेस्चर था। ओके, व्हाट डज हैमलेट क्लेम टू बी एबल टू टेल द डिफरेंस व्हेन द विंड इज़ फ्रॉम द साउथ? मतलब हैमलेट क्लेम करता है कि वो एबल है, मतलब इतना एबल है, इतना योग्य है कि वो बता सकता है डिफरेंस किसके बीच में, व्हेन द विंड इज़ फ्रॉम द साउथ। मतलब आपको पता है कि हैमलेट एक बार पागल होने की एक्टिंग करता है, मैड होने की, प्ले में, तो वो बता सकता है कि अब वो डिफरेंस किस किस में बता सकता है। पहले तो इसका आंसर ही पढ़ लेते हैं एक बार, ए हॉक एंड ए हैंशा, याद रखना है। तो उसमें यही है कि वो केवल मैड जब होता है ना, पागल होने की एक्टिंग कर रहा था क्लाउडेस के सामने, तो ही इज़ ओनली मैड एट सर्टेन कैलकुलेटेड टाइम्स, मतलब बहुत जब उनके सामने आता है तो वो पागल होने की एक्टिंग करता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम ही नो, वह जानता है व्हाट इज़ व्हाट, कि कौन सी चीज़ क्या है, उसको पता होती है। तो वो इतना रहता है, वो क्लेम करता है कि वो इतना एबल है अभी कि वो बता सकता है डिफरेंस एक हॉक के और हैंशॉ के बीच में, मतलब उसको पता है इतना, वो इतना भी पागल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड इज़ अपॉन मी, हुज लाइन इज़ दिस? ये लाइन किसने बोली है? ये लाइन बोली है मिल्टन ने। इस तरह की स्पिरिट ऑफ लॉर्ड और इस तरह की लाइनें मिल्टन से ही बिलोंग करती हैं, आप वैसे ही आइडिया लगा सकते हो। मतलब मिल्टन का यही कहना था कि लॉर्ड ने उसको अपॉइंट किया है बताने के लिए जो भगवान की स्पिरिट है ना वो मुझ पे है, मतलब कहते हैं ना कुछ लोग कि हम पे भगवान की वो है, मेहर है, तो वो मतलब मिल्टन ऐसे इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो स्पिरिट ऑफ लॉर्ड है इज़ अपॉन मी, मतलब मुझे भेजा है भगवान ने, मुझे अपॉइंट किया है बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट प्लेग अकर इन, ग्रेट प्लेग कब आता है? ग्रेट प्लेग आता है इन 1665। 1665 में ना एक एपिडेमिक आता है, जो एपिडेमिक जिसमें पूरा कंट्री जो है उसमें मारे गए थे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हज़ारों लोग मारे गए थे। याद रखना है इसका ईयर हमको 1665। क्रॉनिकल प्ले वर वेरी पॉपुलर इन, क्रॉनिकल प्ले कब पॉपुलर थे? वो थे 16th सेंचुरी, याद रखना है। और मतलब क्रॉनिकल प्ले जो हिस्ट्री प्ले हैं वो बेस्ड थे ऑन द क्रॉनिकल्स ऑफ वर्जिल, एडवर्ड हॉल, राफेल हॉलिंसट और जो अदर्स दूसरे थे, मतलब उस समय काफ़ी एंजॉय किया जाता था क्रॉनिकल प्ले को, बहुत ग्रेट पॉपुलरिटी थी फ्रॉम द लेट 1580, मतलब 1580 1580 से लेके 1606, इस समय के दौरान ना काफ़ी पॉपुलर हुए थे ये क्रॉनिकल प्ले। बाय द अर्ली 1590 दे वर मोर पॉपुलर देन प्ले ऑफ एनी अदर काइंड, मतलब और किसी तरह के प्ले उस समय इतने पॉपुलर नहीं थे जितने क्रॉनिकल प्ले थे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डेपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ? कौन दिखाता है मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास लाइफ को किस प्ले में दिखाया गया है शेक्सपियर के? वो दिखाया गया है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। अच्छा, मैरी वाइफ ऑफ विंडसोर एक रोमांटिक कॉमेडी है, प्रिंटेड मतलब प्रिंट की गई थी इन ए बैड क्वार्टो, बैड क्वार्टो में, बैड क्वार्टो क्या होता है, एक टेक्निकल टर्म है जिसमें जो एक बिब्लियोग्राफर थे A.W. पोलार्ड, उन्होंने रेफ़र किए थे
ऑथेंटिक टेक्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स, मतलब शेक्सपियर के, उसको ही मतलब बैड क्वार्टे बोला गया। तो उसमें ये प्रिंट किया गया था कौन सा प्ले, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। ओके, ये जो प्ले था वाज रिटन ओनली इन 2 वीक्स, केवल 2 सप्ताह में लिखा गया था, एट द बिहेस्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के कहने पर ना 2 सप्ताह में लिखा गया था केवल। एक्चुअली वो ना जो क्वीन एलिजाबेथ थी, सी वांटेड टू सी सर जॉन फॉलस्टॉफ इन लव, वो देखना चाहती थी सर जॉन फॉलस्टॉफ को प्यार में। और सर जॉन फॉलस्टॉफ और किस किस प्ले में आया है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है। सर जॉन फॉलस्टॉफ अपीयर होता है हेनरी IV के पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। ओके, और उसको जो मतलब 3 प्ले में तो होता ही है, हेनरी IV के पार्ट 1, पार्ट 2 और द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। और ही हैज़ बीन यूलोजाइज्ड, उसको जो मरते हुए दिखाया गया है, मतलब उसकी डेथ का जो थोड़ा सा वर्डन है, डिस्क्रिप्शन है, वो हेनरी V में है बस। लेकिन हमें अगर हमसे पूछा जाएगा कि फॉलस्टॉफ किन 3 प्ले में आता है, तो हमें बस ये याद रखना है, हेनरी IV पार्ट 1, हेनरी IV पार्ट 2, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे। कौन सा प्ले है सॉरी, एक सोशल सटायर है जो सामाजिक, जो डील करता है विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे, दिन के फैशन और फेट से डील करता है, वो है लव स्लेवर लोस्ट। 1595 में आया था। इट वाज रिटन फॉर ए परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट। ये क्वेश्चन मतलब आ सकता है कि कहाँ मतलब परफॉर्म किया गया था इसको, तो इट वाज रिटन फॉर ए परफॉर्मेंस एट द इंस ऑफ कोर्ट बिफोर क्वीन एलिजाबेथ। क्वीन एलिजाबेथ के सामने फर्स्ट पब्लिश हुआ था क्वार्टो में। और लव स्लेवर लोस्ट के बारे में, लव स्लेवर लोस्ट जो था, अगर हम लव स्लेवर लोस्ट और द टेम्पेस्ट दोनों को ले लें तो इनके ना कोई भी पर्टिकुलर सोर्स नहीं है, लेकिन बस कुछ इन्फ्लुएंस है जॉन लिली का जो हम देख सकते हैं, लेकिन ये किसी सोर्स से नहीं लिए गए हैं। और जो लव स्लेवर लोस्ट है ये जो है प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था, ये भी याद रखना है। ऐसे 3 प्ले हैं शेक्सपियर के जो प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखे गए थे, मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। एक तो लव स्लेवर लोस्ट ही हो गया, मिडसमर नाइट ड्रीम और द टेम्पेस्ट। अच्छा, और जो ये लव स्लेवर लोस्ट है और मच अडू अबाउट नथिंग आर अर्ली एग्जाम्पल ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ये अर्ली एग्जाम्पल है किसके, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ओके, याद रखना है, लव स्लेवर लोस्ट एंड मच अडू अबाउट नथिंग आर अर्ली एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। ओके, इन 1609 एक कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाई। 1609 में एक कलेक्शन आया था शेक्सपियर के सोनेट का, वो प्रिंट किया गया था किसके द्वारा, तो वो प्रिंट किया गया था थॉमस थोर। याद रखना है, विलियम शेक्सपियर ने लगभग क्या मतलब विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं 154 सोनेट लिखे हैं, जो फर्स्ट पब्लिश हुए थे ऑल टुगेदर इन ए क्वार्टो इन 1609। अच्छा, सोनेट नंबर 138 एंड 144, ध्यान से सुनना, सोनेट नंबर 138 एंड 144 हैड ऑलरेडी बीन प्रिंटेड इन 1599। वो पहले ही प्रिंट किए जा चुके थे, मतलब 1599 में इन द पैशनेट पिलग्रिम में। ओके, और जो ये तो बताइए आपको 154 सोनेट लिखे थे, इसमें जो 126 थे वो डेडिकेटेड थे हैंडसम यंग मैन को, WH के नाम से जो था, हेनरी रोड्सली या फिर अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन कह दो। और जो 26 थे वो डेडिकेटेड थे डार्क लेडी को, मैरी फिटन के नाम से, जो बाद में जिसको संबोधित किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था। और जो सोनेट नंबर 153 और 154 था वो डेडिकेट था लव गॉड क्यूपिड को। ये बात सबको पता है, इतना तो सबको ही पता है। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम। पैराडाइज रिगेन्ड की जो थीम थी वो कहाँ से ली गई थी, वो ली गई थी सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, सेंट ल्यूक की गॉस्पेल से ली गई थी। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। 4 बुक्स में आया था, पब्लिश हुआ था पैराडाइज रिगेन्ड 4 बुक
पैराडाइज गेन में अगर ये क्वेश्चन आता है कि पैराडाइज गेन में कितनी बुक थी, तो 4 बुक थी, ब्लैंक वर्स में था, पब्लिश हुआ था 1671 में, याद रखना है। ओके, एवरी ग्रेट पोएट इज ए टीचर, हर महान कवि क्या है, एक टीचर है। ये लाइन वर्ड्सवर्थ की है, याद रखना है। उन्होंने हर महान कवि को क्या बोला है, एक टीचर बोला है, मतलब वो एक शिक्षक है। हार्वर्ड रीड, कॉलरिज, हैजलिट, डे क्विंची, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. एलियट एंड हेराल्ड ब्लूम, ये कुछ नाम हैं जो जाने जाते हैं फॉर क्रिटिसिज्म ऑन, मतलब इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया है, इन्होंने क्रिटिसाइज किया है वर्ड्सवर्थ को, याद रखना है। एक बार फिर से मैं पढ़ रही हूँ इस क्वेश्चन को। हार्वर्ड रीड, कॉलरिज, हैजलिट, क्विंसी, मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. एलियट एंड हेराल्ड ब्लूम, ये जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने किसको क्रिटिसाइज किया है, वर्ड्सवर्थ को, मतलब इन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ ना कुछ बोला है, जितने भी यहाँ राइटर्स के नाम लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू।